बाजार आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी के साथ बंद। निफ्टी निचले स्तर से करीब 100 अंक संभलकर 26,000 के करीब बंद। वहीं बैंक निफ्टी निचले स्तर से करीब 450 अंक चढ़कर 59,350 के पास बंद। रुपए में लगातार रिकॉर्ड कमजोरी जारी। $1 का भाव 90 रुपए 29 पैसे तक फिसला। 6 महीने में 5% की गिरावट। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी से दबा। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी से आईटी शेयरों में खरीदारी। विप्रो और टीसीएस में करीब 1 से 2% की तेजी। एम्फेसिस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में भी खरीदारी। एफडीआई लिमिट बढ़ाने की उम्मीद टूटने से सरकारी बैंकों में भारी गिरावट। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% टूटा। इंडियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में 3.5 से 4% की कमजोरी। वित्त मंत्रालय का बयान, एफडीआई लिमिट 20% से बढ़ाकर 49% करने का कोई प्रस्ताव नहीं। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में लगातार दूसरे दिन कमजोरी। मारुति, एमएनएम और बजाज ऑटो में 1 से 2% की गिरावट। सोना, बीएलडब्ल्यू, मदरसन और यूनो मिंडा 2 से 3% फिसले। अगले कुछ हफ्तों में राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद से वोडाफोन आइडिया में तेजी बरकरार। शेयर करीब 4.5% दौड़ा। वहीं सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट से इंडस्टार्स में भी करीब 1.5% की तेजी। खरीदारी की राय के साथ 500 रुपए का दिया लक्ष्य। आज से आरबीआई एमपीसी की 3 दिनों की बैठक। 5 दिसंबर को ब्याज दरों पर आएगा फैसला। ब्याज दरों में 0.25% कटौती का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने भी दिए थे संकेत। और तीनों आईपीओस को निवेशकों का शानदार रिस्पांस। मीशो आईपीओ का रिटेल हिस्सा 3 गुना से ज्यादा भरा। एक्विस और विद्या वायर्स का इशू भी करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब। रिकवरी जो है वो साफ तौर पर नजर आई है। इसे शानदार रिकवरी कहा जाएगा कि एटलीस्ट 26,000 के पास पहुंचने की कोशिश तो निफ्टी ने की। हालांकि बैंक निफ्टी ने तो हरे निशान में क्लोजिंग ली, तो ज्यादा जो बेहतर रिकवरी रही वो बैंक निफ्टी में रही। 59,350, 59,000 से लेके 59,350 तक का स्तर जो है वो छुआ बैंक निफ्टी ने। अच्छी रिकवरी 300-350 अंकों की और बढ़िया रिकवरी कही जाएगी जिस तरह के बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा था। अगर हम बात करें खासतौर पे मिड कैप स्टॉक्स की, तो लाल निशान में ही बंद हुए। लगभग 1% की गिरावट निफ्टी मिड कैप में 60,315 के स्तर पे लगभग 600 अंकों की गिरावट यहां रही। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी लाल निशान में ही कारोबार हुआ। लगभग आधे % से ज्यादा की गिरावट 17,650 के पास बंद हुआ। 127 अंकों की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली। विप्रो निफ्टी का टॉप गेनर बना और लगभग 2% चढ़कर बंद हुआ विप्रो। इसके अलावा टीसीएस की बात करें तो यहां भी 1.5% की तेजी रही। ओवरऑल ऑटो पॉकेट में खरीदारी रही। आप देखिए इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सभी बेहतर चले। इसके अलावा अगर देखें आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स ने भी आज निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में जगह बनाई। दबाव कहां रहा, निफ्टी के टॉप लूजर की लिस्ट आपके सामने लाते हैं। मैक्स हेल्थ केयर आज लगभग 3% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। अडानी एंटरप्राइजेज में 2.25% की गिरावट रही। बीईएल, टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और एमएनएम, ये जो तमाम स्टॉक रहे यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी खराब था। 923 शेयर ऐसे थे कि जो कि हरे निशान में रहे। बाकी 1992 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में नजर आए। अब सबसे पहले तेजस मैं आपके पास आऊंगा। रिकवरी तो हुई है, लेकिन इस रिकवरी के आधार पर जब कल लोग बाजार में उतरे तो उन्हें किन किन लेवल्स का ध्यान रखना होगा? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई का स्तर छुआ था रिसेंटली, और उसके वजह से ऊपरी स्तरों से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी। वो तो लाजमी था कि ऑल टाइम हाई के लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 26,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। आज निफ्टी ने वहां पे ही बंद दिया है। और पोजिशनल सपोर्ट जोन है निफ्टी का वो 25,700 से लेके 25,800 के बीच में है, जहां पे निफ्टी की 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये दोनों एक अहम स्तर है। जब तक होल्ड करता है हमें लग रहा है कि अहेड ऑफ आरबीआई पॉलिसी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। हमें लग रहा है आने वाले वीक तक निफ्टी फिर से अपना जो नया ऑल टाइम हाई का स्तर था वो फिर से छू सकता है। तो यहाँ से कोई डिप आता है तो खरीदारी करके चलिए।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है एज कंपेयर टू निफ्टी। आज भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी इन बैंक निफ्टी फ्रॉम दी सपोर्ट लेवल ऑफ 58,900 टू 59,000 लेवल। हमें लग रहा है कल भी एक फॉलोअप बाइंग आ सकता है बैंक निफ्टी में अहेड ऑफ द आरबीआई पॉलिसी। तो ऊपर में हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी फिर से जो इसका 60,000 और 60,100 का भी जो रीसेंट स्विंग हाई है वो आने वाले दिनों में छू सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर यह रणनीति आपको मिलती हुई। स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा था और लगातार आप सभी इस पर बुलिश थे, उसमें आज पीएसयू खेमे में थोड़ी सी निराशा ज़रूर नज़र आई, लेकिन उसके बावजूद एक तरह का जो पोटेंशियल था और तमाम मोर्चों पर जिस तरह से आप सभी का एक लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ही बुलिश था, उसमें देखा हमने कि कितनी शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में नज़र आई और कहीं ना कहीं उसमें बेनिफिशियरी दिग्गज भी रहे। तो अब यहाँ से लोगों को यही लग रहा होगा कि जो आज का करेक्शन था ये केवल रिकॉर्ड हाई से नीचे आने वाला करेक्शन था या थोड़ा सा कंसर्न अब बन रहा है। आप बताइए, एनबीएफसीज, बैंकिंग, फाइनेंशियल, बीएफएसआई सेगमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सो बीएफएसआई स्पेस पे अभी भी हमारी व्यू पॉजिटिव ही है एंड ये जो एक हमने स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी इस ओवरऑल स्पेस में, तो उसके बाद ये एक प्रॉफिट बुकिंग जाहिर था कि इसमें विटनेस होना ही था। बट वापस ये जो बाउंस बैक किया है ये एक्चुअली स्ट्रेंथ दर्शाता है ओवरऑल सेक्टर का, बिकॉज वैल्यूएशन इतने शार्प रैली के बाद भी वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है और जो ओवरऑल बिजनेस है यहाँ से रिवाइव होती हुई नजर आती। तो जो कंज्यूमर डिमांड में एक जो पॉजिटिविटी नजर आ रही है स्पेशली पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन, वो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ को यहाँ से एक पुश देगी एंड वही बैंक्स एनबीएफसीज के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी करेगी। डेफिनेटली अगर आरबीआई रेट कट करती है फ्राइडे को तो उसका एक थोड़ा सा निम पे प्रेशर पड़ेगा बैंक्स के लिए, बट एनबीएफसीज के लिए एट द सेम टाइम क्रेडिट कॉस्ट फर्दर लोअर होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है और यहाँ से क्रेडिट ग्रोथ वापस डबल डिजिट बाउंस होने की संभावना है। सो ये अगर बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग इस सेक्टर में देखने को मिलता है तो वो एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अक्यूमुलेट करने के लिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई बीएफएसआई सेगमेंट पे। अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। अशोक कुमार जी का सवाल यूट्यूब पर आया है और इनका सवाल टाटा स्टील पे है। टाटा स्टील इन्होंने 35 शेयर लिए हुए हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है टाटा स्टील में वो है 167 की। तो टाटा स्टील को अगर हम फिलहाल देखें तो इनके भाव, मतलब ये हाल फिलहाल की इनकी खरीदारी है 167 के लेवल पे ही है। अगर हम पिछले लगातार कुछ वक्त से देखें तो थोड़ा सा एक तरह से वॉलेटाइल ही रहा है टाटा स्टील में, लेकिन हालांकि ओवरऑल जिस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट सुधर रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें मेटल और स्टील जो सेगमेंट है वो बहुत ही ध्यान रखना होता है इसमें। बताएं तेजस, टाटा स्टील पर क्या राय बन रही है? 167 की बाइंग है। देखिए प्रशांत जी, टाटा स्टील की बात करें तो इसका जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है हल्का सा वीक है, बट लॉन्ग टर्म अगर पिक्चर देखेंगे तो अभी भी स्टॉक काफ़ी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रांग है। 158 160 एक अहम सपोर्ट जोन है जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में बने रह सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 158। इसका इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य मुझे लग रहा है 175 का है और वो सरपास हुआ तो स्टॉक 184 तक भी जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 158। होल्ड करने की सलाह आपको 158 158 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चंदन कुमार जी का सवाल लेते हैं पटना से। इनके पास 464 शेयर हैं डीसीएक्स के और इनकी प्राइस है 270 रुपए। इनके भाव से नीचे है स्टॉक और यहां पर 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं डीसीएक्स सिस्टम्स। स्नेहा जी, अगर बताइए आपके कवरेज में है क्या डीसीएक्स सिस्टम? और 270 की इनकी बाइंग है, 1 ईयर का व्यू है। माफ करिएगा प्रशांत जी, ये हमारे कवरेज में नहीं है। चलिए तेजस, आप बताइए डीसीएक्स सिस्टम पे क्या राय होगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से?
देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है, स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है और लगातार ये स्टॉक में हमने 360 के लेवल से एक गिरावट देखी है। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है ऑन अ डेली ऑन वीकली चार्ट, सो एक पुल बैक रैली आ सकती है मेरे हिसाब से। अगर ये स्टॉक में अगर कोई पुल बैक रैली आती है और स्टॉक 205 से लेके 210 तक जाता है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है वो आपको विशेष रणनीति तेजस ने सुझाई। शरद कश्यप का सवाल लेते हैं, मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। अशोक लेलैंड है, इनके पास 150 शेयर हैं, 143 के भाव 143 के भाव पे इन्होंने लिया है और यहां पर जो है मुनाफे पे हैं। तो बताएं स्नेहा जी, अशोक लेलैंड 143 अच्छी लेवल पे बाइंग की है इन्होंने, कितना समय और देना चाहिए? देखिए अशोक लेलैंड को होल्ड करना चाहिए बिकॉज जो सीवी साइकिल है वो टर्न अराउंड हो रही है, तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड उसमें बेनिफिट करेगी। एंड प्लस अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफी न्यू लॉन्चेस भी कर रही है, दोनों ही मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में और बस सेगमेंट में भी, जो कि लार्जली इनकी ईवी बस सेगमेंट है। तो ऑल इन ऑल जो न्यू लॉन्चेस है वो भी ग्रोथ को ड्राइव करेंगे एंड इनकी जो साइकिल जो टर्न अराउंड हो रही है वो भी कंपनी को बेनिफिट करेगी। प्लस एट द सेम टाइम कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया था अवे फ्रॉम दी ऑटो सेगमेंट एंड वो डिफेंस में भी उन्होंने एंट्री ली थी, जो कि एक अच्छा डिफेंस सेगमेंट इनकी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो दोनों ही सेगमेंट काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और क्योंकि सीवी साइकिल अभी जस्ट टर्न अराउंड ही हुई तो आगे आने वाले समय में काफी अच्छा और करना चाहिए। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले या जस्ट प्रॉफिट इसमें से निकाल ले और बाकी इसे होल्ड करके रखिए। होल्ड करके चलने की आपको सलाह यहां पर अशोक लेलैंड में। लक्ष्मी नारायण जी का सवाल लेते हैं, गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है। 600 शेयर हैं साउथ इंडियन बैंक के 34 यानी 34 रुपए के भाव पे और यहां पर इनको फायदा होता हुआ। और यहां पर तेजस बताइए क्या राय होगी? मैं यही कहूंगा साउथ इंडियन बैंक में जिस लेवल पे इन्होंने बाइंग की है, बड़े ही भाग्यशाली रहे हैं कि इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग। अदरवाइज साउथ इंडियन बैंक में जितने सवाल हमारे पास आते हैं वो ज्यादातर लोग ऊपरी स्तरों पर ही फंसकर और निकलने के मौके खोज रहे हैं। देखिए साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, ऊपरी स्तरों से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है, बट ओवरऑल अभी भी देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊंगा 36 का हाफ का, 36 हाफ के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का लक्ष्य रहेगा 42 का और वो लेवल सरपास होता है तो हम 44 तक के भी टारगेट्स दे सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 36 हाफ। तो होल्ड करके चलने की आपको सलाह, स्टॉप लॉस भी आपको सुझाया गया। मोहन यादव जी का सवाल लेते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से सवाल पूछा इन्होंने। बिरला सॉफ्ट इनके पास 25 शेयर हैं, 722 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहां पर इनको नुकसान हो रहा है 7,500 का इनके भाव से नीचे। लेकिन बिरला सॉफ्ट में आज हमने देखा 4.5% की ये तेजी हमें देखने को मिल रही है। बताएं स्नेहा जी, बिरला सॉफ्ट पे क्या नजरिया बन रहा है? इनकी बाइंग काफी ऊपरी स्तरों की है, 722। माफ करिएगा प्रशांत जी, बिरला सॉफ्ट में कवर नहीं करती हूँ तो इस पे था व्यू देना डिफिकल्ट होगा। चलिए तेजस आप दे पाएंगे? बाइंग इनकी 700 के ऊपर की है। देखिए इनकी बाइंग लेवल तो काफी ऊपरी स्तरों से है, लेकिन अभी स्टॉक ने एक आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और उसने जो 200 दिन की इसकी जो मूविंग एवरेज है उसको भी सरपास कर दिया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव है। अगर इनके पास एडिशनल फंड है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं एक माइनर डिप पे विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 380। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक 452 तक जा सकता है और वो लेवल सरपास हुआ तो मुझे लग रहा है 500 तक के भी लक्ष्य आ सकते हैं स्टॉक में। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। चलिए, तो आपको लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मनीषा जी का सवाल लेते हैं, राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। इरडा पर राय जानना चाहती हैं और 33 शेयर हैं इनके पास, 228 की इनकी बाइंग है। इनका सवाल है कि क्या जिस तरह से अब इनके भाव से तो बहुत नीचे आ चुका है स्टॉक का और आज भी हमने देखा इरिडा में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो एवरेज करने की गुंजाइश ढूंढ रही हैं। स्नेहा जी बताइए इरिडा पर क्या राय होगी?
इरडा पे मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगी, बिकॉज जो ओवरऑल जो पावर सेक्टर है उसमें काफ़ी सेक्टोरल लेवल पे काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं। तो स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में सप्लाई काफ़ी है, बट क्योंकि ग्रिड लेवल पे काफ़ी कंजेशन है, तो उसके कारण जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है वहाँ पे आप एक देखेंगे कि काफ़ी सेंटिमेंट्स खराब हो रखे हैं। एंड ये टाइम माने एक ये लंबा प्रोसेस है। गवर्नमेंट इस ग्रिड लेवल के कंजेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश डेफिनेटली करेगी, बट इनमें कुछ साल के इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे, तो तब तक जो पावर जनरेट हो रही है उनके कंजम्पशन को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच के कारण कभी ना कभी नंबर्स ओवरऑल पावर जनरेटिंग कंपनीज के लिए खराब हो सकते हैं। तो इरडा जो कि केवल रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को ही केटर करती है टुवर्ड्स लेंडिंग, तो वहाँ पे शायद थोड़ी सी सॉफ्टनेस नमनेस देखने को मिल सकती है। तो मेरे अनलेस एंटिल आपकी बहुत लंबी व्यू है, आप 3 से 5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, तो इस लेवल पे एवरेज आउट करिए। बट अगर शॉर्ट टर्म नजरिया 1 साल का व्यू है, तो मेरे ख्याल से एवरेज आउट नहीं करके इसमें से निकल जाना बेहतर रहेगा। एवरेज करने की सलाह नहीं, आपको कहीं ना कहीं किसी उछाल पर निकल जाना ही बेहतर होगा। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल